हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जिसमें हम सेक्शन 220 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा सेक्शन है 221। टॉपिक है अपराध का संज्ञान। अगर चैप्टर की बात करें तो फिलहाल हम 15 पर है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 221, अपराध का संज्ञान। यह धारा मुख्य रूप से वैवाहिक संबंधों, पति पत्नी के रिश्ते में होने वाले एक विशेष अपराध से जुड़ी है। ठीक है, कोई भी न्यायालय भारतीय न्याय संहिता किसी अपराध का जहां व्यक्तियों में वैवाहिक संबंध है, उन तथ्यों का जिनसे पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद फाइल किए जाने पर अपराध घटित होता है, प्रथम दृष्टया समाधान होने के सिवाय संज्ञान नहीं करे। यह धारा कहती है कोई भी कोर्ट आने वाले अपराध पर तब तक कोई एक्शन नहीं लेगा जब तक कोर्ट के सामने पहली नजर में यह साबित हो जाए कि पत्नी ने खुद अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ठीक है, आमतौर पर यह विवाह के धोखे या वैवाहिक अधिकारों से जुड़ी होती है। कोर्ट अपनी मर्जी से या किसी तीसरे अनजान व्यक्ति की शिकायत पर इस मामले में दखल नहीं देगा। ठीक है, जब तक पीड़ित व्यक्ति खुद कोर्ट के सामने तथ्य रखकर शिकायत नहीं करती, तब तक कोर्ट केस को आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 222 के बारे में। मानहानि के लिए अभियोजन। क्लॉज 1, कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। परंतु जहां ऐसा व्यक्ति बालक है या विकलचित है या बौद्धिक रूप से दिव्यांग है या रोग या अंग शैथिल्य के कारण परिवाद करने के लिए असमर्थ है, या ऐसी महिला है जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, वहां उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकेगा। सेक्शन 222 का क्लोज 1 कहता है कि मानहानि के मामले में कोर्ट केवल तभी एक्शन लेगा जब वह व्यक्ति शिकायत करे जिसकी मानहानि हुई है। अगर बदनामी मेरी हुई है तो केस भी मुझे ही करना होगा। ठीक है, मेरी जगह मेरा दोस्त या पड़ोसी केस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर पीड़ित व्यक्ति कोर्ट आने की स्थिति में नहीं है, जैसे वह बच्चा है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, बीमारी या शारीरिक कमजोर के कारण शिकायत नहीं कर सकता है, कोई ऐसी महिला है जो स्थानीय रीति रिवाजों के कारण सबके सामने नहीं आ सकती, ऐसी स्थिति में कोर्ट की इजाजत लेकर उस व्यक्ति की तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति शिकायत करा सकता है। ठीक है, अब क्लोज 2 की बात करते हैं। इस संहिता की किसी बात के होते भी जब भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के अधीन आने वाले किसी अपराध के बारे में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को यह प्रतीत हो कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसे अपराध किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति या भारत का उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन या संघ या किसी राज्य का या किसी संघ राज्य क्षेत्र का मंत्री या संघ या किसी राज्य कार्यकलापों के संबंध में नियोजित अन्य लोक सेवक था, उसके लोक कर्तव्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में किया गया है, तब सेशन न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान उसको मामले सुपुर्द हुए बिना लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर कर सकेगा। धारा 222 का क्लोज 2 कहता है कि अगर मानहानि किसी आम आदमी की नहीं बल्कि देश के बड़े पदों पर बैठे लोगों की हुई है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र राज्य मंत्री या कोई सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक है, और वह मानहानि उनके सरकारी काम को लेकर की गई है, तो केस सीधे सेशन कोर्ट में चलेगा। इसके लिए मजिस्ट्रेट के माध्यम से मामला ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शिकायत खुद वह बड़े अधिकारी नहीं बल्कि उनकी तरफ से सरकारी वकील, लोक अभियोजक लिखित में दर्ज कराएगा। ठीक है, अब क्लोज 3 की बात करते हैं। उपधारा 2 में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक परिवाद में वे तथ्य जिनमें अभिकथित अपराध बनता है, ऐसे अपराध का स्वरूप और ऐसी अन्य विशिष्टता वर्णित होगी जो अभियुक्त को उसके द्वारा किसी
किए गए अभिकथन अपराध की सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हो। धारा 222 का क्लोज 3 कहता है कि सरकारी वकील जो लिखित शिकायत देगा उसमें पूरी डिटेल होनी चाहिए, जैसे अपराध क्या है, कैसे हुआ है, ठीक है, किसी बात से मानहानि हुई है, सारी जरूरी बातें साफ साफ लिखनी चाहिए ताकि आरोपी को पता चल सके कि उस पर क्या आरोप लगा है। अब क्लोज 4 की बात करते हैं। उपधारा 2 के अधीन लोक अभियोजक द्वारा कोई परिवाद पॉइंट ए उस राज्य सरकार की नंबर 1 किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उस राज्य का राज्यपाल है या रह रहा है या उस पर सरकार का मंत्री है या रहा है। पॉइंट 2 किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित किसी अन्य लोक सेवक की दशा में। पॉइंट बी किसी अन्य दशा में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सेक्शन 222 का क्लोज 4 कहता है कि सरकारी वकील अपनी मर्जी से सीधा केस फाइल नहीं कर सकता है, इसके लिए पहले सरकार की लिखित मंजूरी चाहिए। राज्य सरकार की मंजूरी अगर मामला किसी राज्य के राज्यपाल, वर्तमान या पूर्व राज्य मंत्री या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी का है तो बाकी सभी मामलों में जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री या केंद्र के कर्मचारी। क्लोज 5 कोई सेशन न्यायालय उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तभी करेगा जब परिवाद का उस तारीख से 6 माह के भीतर कर दिया जाता है जिसको उस अपराध का किया जाना अभिकथित है। क्लोज 5 कहता है कि सेशन कोर्ट ऐसे वीआईपी मामलों का संज्ञान तभी लेगा जब मानहानि की घटना होने की तारीख से 6 महीने के भीतर शिकायत दर्ज करा दी जाए, ठीक है। अगर 6 महीने बीत गए हैं तो इस विशेष प्रावधान के तहत केस नहीं किया जा सकता है। क्लोज 6 इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित है उस अपराध को बाबत अधिकारिता वाले किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करने के अधिकार पर या ऐसे परिवाद पर अपराध का संज्ञान करने की ऐसे मजिस्ट्रेट की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेंगे। धारा 222 का क्लोज 6 कहता है कि ऊपर लिखे वीआईपी नियमों का यह मत बिल्कुल नहीं है कि वह बड़ा अधिकारी एक आम नागरिक की तरह कोर्ट नहीं जा सकता। अगर वह चाहे तो जैसे सरकार की मंजूरी सरकारी वकील को छोड़कर खुद एक सामान्य नागरिक की तरह सीधे मजिस्ट्रेट के सामने जाकर मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। मजिस्ट्रेट के पास उस पर सुनवाई करने का पूरा अधिकार रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे 15 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चैप्टर 16 शुरू करने वाले, ठीक है। मजिस्ट्रेटों से परिवाद। सेक्शन 223 परिवाद की परीक्षा। क्लोज 1 किसी परिवाद पर अपराध का संज्ञान लेते समय अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट परिवार की ओर यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध करेगा और परिवाद और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाएगा। परंतु किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। परंतु यह और कि जब परिवाद लिख कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट के लिए परिवाद या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक न होगा। पॉइंट है यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्य के निर्वाह में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा न्यायालय द्वारा किया गया है। पॉइंट बी यदि मजिस्ट्रेट जांच विचारण के लिए मामले को धारा 212 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है। धारा 223 कहती है कि जब कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत लेकर खड़ा होता है तो मजिस्ट्रेट सीधे केस शुरू नहीं कर देता, वह पहले मामले की सच्चाई परखता है। इस धारा में उसी प्रक्रिया के बारे में बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 1 कहता है कि जैसे ही मजिस्ट्रेट शिकायत पर ध्यान देगा वह सबसे पहले शिकायत करने वाले परिवादी से और अगर उसके साथ कोई गवाह आया है तो उनसे शपथ दिलाकर पूछताछ करेगा। पूछताछ में जो भी बातें सामने आएगी मजिस्ट्रेट उनका एक शॉर्ट नोट लिखेगा। उस लिखे हुए नोट पर शिकायतकर्ता, गवाहों और खुद मजिस्ट्रेट के साइन होंगे ताकि बात पक्की हो सके। मजिस्ट्रेट किसी भी शिकायत पर तब तक एक्शन नहीं लेगा जब तक वह आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का मौका न दे दे, ठीक है। यानी एक तरफा कहानी सुनकर सीधे केस दर्ज
नहीं होगा, आरोपी का पक्ष भी जानना जरूरी होगा, ठीक है। अगर शिकायत लिखित में दी गई है तो मजिस्ट्रेट की शिकायतकर्ता गवाह से पूछताछ करना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट 1 कहता है इसका कि शिकायत किसी लोक सेवक ने अपने ऑन ड्यूटी काम के दौरान की हो या किसी न्यायालय द्वारा लिखित में शिकायत भेजी गई हो, क्योंकि सरकारी अधिकारी या कोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। और पॉइंट भी कहता है इसके कि मामला ट्रांसफर कर दिया गया हो, अगर वह मजिस्ट्रेट उस केस को आगे की जांच और ट्रायल के लिए धारा 212 के तहत किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है तो दोबारा पूछताछ की जरूरत नहीं है। अगर पहले मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता और गवाह से पूछताछ कर ली थी और उसके बाद केस को धारा 212 के तहत किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर किया है तो नए मजिस्ट्रेट के लिए उनको दोबारा वही पूछताछ करना जरूरी नहीं होगा, वह पुराने रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ सकता है, ठीक। क्लोज रूम कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराध के लिए लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद पर संज्ञान ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि अपने पदीय कर्तव्यों और कर्तव्यों के निफान के दौरान किया गया अभिकथित है। पॉइंट है, ऐसे लोक सेवक की उस परिस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण करने का अवसर नहीं दिया जाता है जिसके कारण ऐसा अभिकथित घटना घटित हुई है। पॉइंट बी, ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्य और परिस्थितियों को अभिलिखित करने वाली रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती। धारा 223 का क्लोज 2 कहता है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी लोक सेवक के खिलाफ और आरोप यह है कि उसने ऑन ड्यूटी मतलब अपने पद का काम करते हुए कोई गड़बड़ी या अपराध किया है तो मजिस्ट्रेट तब तक केस आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक ये 2 शर्तें पूरी ना हो जाए। पॉइंट ये कहता है कि उस सरकारी कर्मचारी को अपनी सफाई देने का पूरा मौका दिया जाएगा कि आखिरकार वह घटना किन परिस्थितियों में हुई है, ठीक है। पॉइंट भी कहता है कि उस सरकारी कर्मचारी के वरिष्ठ अधिकारी से घटना की पूरी सच्चाई और परिस्थितियों को बताने वाली एक आधिकारिक रिपोर्ट प्राप्त न हो जाए। यह नियम इसलिए है ताकि ईमानदार अफसरों को झूठी शिकायतों से बचाया जा सके। अब बात करते हैं सेक्शन 224 के बारे में। सेशन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है तो पॉइंट है, यदि परिवाद लिखित है तो वह उसको समुचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए उस पर पृष्ठांकन सहित लौटा देगा। पॉइंट बी, यदि परिवाद लिखित नहीं है तो वह परिवादी को उचित न्यायालय में जाने का निर्देश देगा। धारा 224 कहती है कि कई बार ऐसा होता है कि शिकायतकर्ता गलती से किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाता है जिसके पास उस इलाके का या उस कानूनी मामले को सुनने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे में वह असमर्थक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसके पास 2 रास्ते होते हैं। पॉइंट ए में कहा है कि मजिस्ट्रेट उस लिखित शिकायत पत्र को शिकायतकर्ता को वापस लौटा देगा। लौटाते समय वह उस कागज पर पीछे लिख देगा कि यह मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसे सही कोर्ट में पेश करें, ठीक है। पॉइंट बी कहता है कि चूंकि लिखने के लिए कुछ नहीं है इसलिए मजिस्ट्रेट सीधे शिकायतकर्ता को मोर्चबानी निर्देश देगा कि आप गलत जगह आ गए हैं, आप फला सही कोर्ट में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 225 के बारे में, अपराधी के जारी किए जाने की स्थगित करना। क्लोज 1, यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वह अधिकृत है जो धारा 212 के अधीन अनुसंधान किया गया है ठीक समझता है तो वह ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसी स्थिति में निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र में परे है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, अभियुक्त के विरुद्ध प्रक्रिया जारी किए जाने की स्थगित कर सकता है और यह निर्णय करने के प्रयोजन से कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, या तो वह सभी मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है, परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा। पॉइंट है, जहां मजिस्ट्रेट ये प्रतीत होती है कि वहां अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्यतन सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, या पॉइंट बी, जहां परिवाद न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है तब तक कि परिवादी का या उपस्थित साक्ष्यों का धारा 223 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली गई है। धारा 225 कहती है कि यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति को बिना ठोस वजह के कोर्ट की चक्कर काटने के लिए मजबूर न किया जाएगा, खासकर तब जब वह दूर रहता हो, ठीक है।
क्लोज वन कहता है इसका कि प्रक्रिया को रोकना मतलब स्थगित करना। अगर मजिस्ट्रेट को कोई शिकायत मिलती है और आरोपी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो मजिस्ट्रेट अपनी आरोपी के खिलाफ समन या वारंट जारी करने पर रोक लगा देगा, मतलब स्थगित कर देगा। वह यह पक्का करना चाहता है कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू करने का कोई मजबूत आधार है भी या नहीं। ठीक है, इसके लिए मजिस्ट्रेट या तो सभी मामले की जांच कर सकता है या फिर किसी पुलिस अधिकारी को या किसी अन्य योग्य व्यक्ति को अन्वेषण करने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश नहीं दिया जाएगा, मतलब मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच का आदेश इन दो स्थितियों में देगा। ये कहता है इसका कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह अपराध इतना बड़ा है कि इसका ट्रायल सिर्फ सेशन न्यायालय में ही चल सकता है, जैसे मर्डर या बड़ी डकैती, तो वह पुलिस को जांच नहीं सौंपेगा। ठीक है, इसका पॉइंट भी कहता है कि जब मजिस्ट्रेट ने खुद धारा 223 के तहत शिकायतकर्ता और उसके गवाहों का शपथ बयान परीक्षण न ले लिया हो तब तक वह पुलिस को जांच के लिए नहीं कहेगा। मतलब अगर शिकायत किसी कोर्ट में भेजी है तो बयान जरूरी नहीं है। ठीक है, उस टू की बात करते हैं। उपधारा 1 के अधीन किसी जांच में मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है, परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्य शासन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह परिवादी से अपने सब साक्ष्यों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। धारा 225 का क्लोज 2 कहता है कि अगर मामला ऐसा है जो केवल सेशन कोर्ट द्वारा ही सुनाया जा सकता है तो मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता से कहेगा अपने सारे गवाहों को मेरे सामने पेश करो और मजिस्ट्रेट उन सभी गवाहों की शपथ पर परीक्षा मतलब पूछताछ करेगा। ठीक है, क्लोज 3 यदि उपधारा 1 के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है तो उस अन्वेषण के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय किसी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियां होंगी। धारा 225 का क्लोज 3 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट पुलिस के बजाय किसी आम अन्य व्यक्ति को जांच की जिम्मेदारी सौंपता है तो उस व्यक्ति के पास वो सारी ताकतें आ जाएगी जो एक पुलिस थाने के इंचार्ज के पास होती है। वह व्यक्ति सब कुछ कर सकता है लेकिन बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 226 के बारे में, परिवाद का खारिज किया जाना। यदि परिवादी के और साक्षियों की शपथ पर किए गए कत्लों पर धारा 225 के अधीन जांच या अन्वेषण के यदि कोई योग परिणाम पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवादी को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संपेक्ष में अभिलिखित करेगा। धारा 226 कहती है कि अगर केस में कोई दम नहीं है तो उसे वहीं खत्म कर दे, मतलब मजिस्ट्रेट निम्नलिखित चीजों को देखेगा और उन पर विचार करेगा, जैसे शिकायतकर्ता और गवाह की शपथ पर दिए गए बयान धारा 225 के तहत जो खुद जांच की थी या पुलिस से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी उसका नतीजा खारिज करना। इन सबको देखने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी के खिलाफ केस चलाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है, मतलब मामला झूठा या बेबुनियादी है, तो वह शिकायत को वहीं खारिज कर देगा। मजिस्ट्रेट ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करेगा। शिकायत खारिज करते समय उसे ऑर्डर बुक में संपेक्ष में कारण लिखना होगा कि उसने यह केस क्यों खारिज किया। ठीक है, यहाँ पे हमारे 16 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 17 को। ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना। सेक्शन 227 आदेशिका का जारी किया जाना। क्लोज 1 यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है और पॉइंट ए मामला समन मामला प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त की उपस्थिति के लिए उसे समन जारी करेगा। पॉइंट बी मामला वारंट मामला प्रतीत होता है तो वह अपने या यदि उसकी अपनी अधिकारिता नहीं है तो शिकायतकर्ता वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के निर्दिष्ट समय पर लाए जाने या उपस्थित होने के लिए वारंट या यदि ठीक समझता है तो समन जारी कर सकता है, परंतु समन या वारंट इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी जारी किया जा सकेगा। ठीक है, धारा 227 कहते हैं कि आरोपी के खिलाफ केस चलाने का पर्याप्त आधार है तो वह आरोपी को कोर्ट बुलाने के लिए आदेशिका यानी समन या वारंट जारी करता है। ठीक है,
इसका क्लोज वन का पॉइंट ये कहता है कि अगर अपराध छोटा मोटा है, मतलब समन मामला है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन मतलब बुलावा पत्र जारी करेगा। ठीक है। पॉइंट भी कहता है कि अगर अपराध गंभीर है, मतलब वारंट मामला है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है, या अगर उसे ठीक लगे तो पहले समन भी जारी कर सकता है, ताकि वह तय समय पर कोर्ट में पेश हो सके। ठीक है। तो नए कानून के तहत समन या वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ईमेल, व्हाट्सएप या अन्य डिजिटल तरीकों से भी भेजा जा सकता है। ठीक है। क्लोज टू, अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन तब तक कोई समन या वारंट नहीं जारी किया जाएगा जब तक अभियोजन के साक्ष्यों की फाइल न कर दी जाती है। क्लोज टू कहता है कि आरोपी के खिलाफ समन या वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक शिकायत करने वाले मतलब अभियोजन ने अपने गवाहों की सूची कोर्ट में जमा न कर दी हो, ताकि आरोपी को पता रहे कि उसके खिलाफ कौन गवाही देने वाला है। ठीक है। क्लोज 3, लिखित परिवाद पर संसद कार्रवाई में उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ उस परिवाद की प्रतिलिपि होगी। क्लोज 3 कहता है कि अगर मामला किसी की लिखित शिकायत पर शुरू हुआ है, मतलब परिवाद पर शुरू हुआ है, तो जो समन या वारंट आरोपी को भेजा जाएगा उसके साथ उस शिकायत पत्र की एक फोटोकॉपी भी लगाई जाएगी, ताकि आरोपी को पता चल सके कि उस पर आरोप लगे है। ठीक है। क्लोज 4, जब तक समय परवत किसी विधि के अधीन कोई आदेशिका फीस या अन्य फीस संदेह है, तब कोई आदेशिका तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक फीस नहीं दी जाती है, और यदि ऐसी फीस उचित समय के भीतर नहीं दी जाती है तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है। इसमें क्लोज 4 कहता है कि अगर कानून के अनुसार कोर्ट की कोई फीस बनती है, तो जब तक शिकायतकर्ता वह फीस जमा नहीं करता है तब तक समन या वारंट जारी नहीं होगा। अगर तय समय में फीस नहीं दी गई है तो मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता को खारिज भी कर सकता है। क्लोज 5 के सहारा की कोई बात धारा 90 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। इसका क्लोज 5 कहता है कि यह नियम धारा 90 के प्रावधानों मतलब जो कोर्ट में उपस्थिति के लिए बॉन्ड या वारंट से जुड़े हैं उन पर कोई रुकावट नहीं डालेगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 228 के बारे में, मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्त दे सकना। क्लोज 1, जब कभी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है, तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से अभियुक्त कर सकता है और अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने की अनुज्ञा दे सकता है। धारा 228 कहते हैं कि हर छोटे मोटे मामले में आरोपी का बार बार कोर्ट आना जरूरी नहीं होता है। यह धारा आरोपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देती है। ठीक है। इसका क्लोज 1 कहता है कि जब मजिस्ट्रेट आरोपी को समन जारी करता है और उसे लगता है कि आरोपी का खुद आना जरूरी नहीं है, मतलब जैसे कोई बुजुर्ग है, बीमार है या बहुत दूर रहता है, तो कोर्ट उसे व्यक्तिगत रूप से छूट दे सकता है कि ऐसी स्थिति में आरोपी अपनी जगह अपने अधिवक्ता वकील को कोर्ट भेज सकता है। ठीक है। क्लोज 2, किंतु मामले की जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट सविवेक अनुसार कार्यवाही के किसी प्रक्रम में अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दे सकता है, और यदि आवश्यक हो तो उसे इस प्रकार उपस्थित होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से विवश कर सकता है। क्लोज 2 कहता है कि भले ही कोर्ट ने पहले छूट दे दी हो, लेकिन अगर केस की जांच या ट्रायल के दौरान किसी भी स्टेज पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी का खुद आना जरूरी है, तो वह अपने विवेक से आरोपी को खुद हाजिर होने का आदेश दे सकता है। ठीक है। अगर आरोपी फिर भी नहीं आता है तो उसे कानूनी रूप से मजबूर भी किया जा सकता है। ठीक है। मतलब जैसे वारंट जारी करते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 29 के बारे में, छोटे अपराधों के विशेष समन। क्लोज 1, यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में मामले को धारा 283 या धारा 284 के अधीन संपेक्षित निपटाया जा सकता है, तो वह मजिस्ट्रेट उस दशा के सिवाय जहां उन कारणों से जो लिखित किए जाएंगे उनकी प्रतिकूल राय है, अभियुक्त से यह अपेक्षा करते हुए उसके लिए समन जारी करेगा कि वह विनिर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो सवे या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो, या यदि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो लिखित रूप में उक्त अभिवचन और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम निर्दिष्ट तारीख के पूर्व
भेज दे, या यदि वह अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होना चाहता है और ऐसे अधिवक्ता द्वारा उस आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है, तो अधिवक्ता को अपनी ओर से आरोपी के दोषी होने का अभिवचन करने के लिए लिखकर प्राधिकृत करे और ऐसे अधिवक्ता के माध्यम से जुर्माने का संज्ञान करे, परंतु ऐसे समय में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम 5,000 रुपये से अधिक न होगी। ठीक है। धारा 229 कहती है कि छोटे मोटे अपराध के लिए बनाई गई ताकि कोर्ट का समय बचे और आरोपी को बार बार चक्कर न काटना पड़े। इसका क्लोज 1 कहता है कि अगर अपराध बहुत छोटा है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसे समरी ट्रायल मतलब संक्षिप्त विचारण के जरिए निपटाया जा सकता है, तो वह आरोपी को एक विशेष समन भेजेगा। आरोपी के पास विकल्प इस समन में लिखा होगा कि या तो आप खुद वकील के जरिए कोर्ट आए, या फिर अगर आप अपना गुनाह कबूल करते हैं तो कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। आप समन में लिखी जुर्माने की रकम डाक या मैसेंजर के जरिए तय तारीख से पहले कोर्ट भेजते हैं। ठीक है। आरोपी अपने वकील को भी लिखित में ऑथराइज कर सकता है कि वह कोर्ट जाकर उसकी तरफ से गुनाह कबूल करे और जुर्माना भर दे। ठीक है। ऐसे विशेष समन में जुर्माना 5,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। इस धारा के प्रयोजन के लिए छोटे अपराध से कोई ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो केवल 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय है, किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा अपराध नहीं है जो मोटर यान के अधीन या किसी अन्य ऐसी विधि के अधीन जिसमें दोषी होने के अभिभाव पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसको दोष सिद्ध करने के लिए उपबंधित है, इस प्रकार दंडनीय है। इसका क्लोज 2 कहता है कि ऐसा कोई भी अपराध जिसमें सजा के रूप में सिर्फ जुर्माना हो और वह भी 5,000 रुपये से ज्यादा न हो। मोटर वाहन अधिनियम या किसी ऐसे कानून के अपराध इसके तहत नहीं आएंगे जिसमें आरोपी की गैर मौजूदगी में उसे दोषी ठहराने का अलग से नियम हो। ठीक है। अब क्लोज 3 की बात करते हैं। राज्य सरकार किसी मजिस्ट्रेट को उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे अपराध के संबंध में करने के लिए के अधीन समनीय है, या जो कारावास से जिसकी अवधि 3 माह से अधिक नहीं है, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है। सूचना अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से वहां सशक्त कर सकती है जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए मजिस्ट्रेट की राय है कि केवल जुर्माना अधिरोपित करने से न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाए। क्लोज 3 कहता है कि राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करके किसी मजिस्ट्रेट को यह विशेष पावर दे सकते हैं कि वह ऐसे अपराधों में भी विशेष समन भेज सके जो सेक्शन 359 के तहत समझौता योग्य है, या जिनमें अधिकतम 3 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है, बशर्ते कि मजिस्ट्रेट को लगे कि इस मामले में सिर्फ जुर्माना लगाना ही न्याय के लिए काफी होगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 230 के बारे में। अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि देना किसी ऐसे मामले में जहां कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित की गई है, वहां मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के और किसी भी दशा में अभियुक्त को पेश करने या उसके संजात होने की तारीख से 14 दिन की अवधि से अधिक नहीं हो। निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति अभियुक्त और पीड़ित को, यदि उसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किया गया हो, और अविलंब निःशुल्क देगा। धारा 230 कहती है कि यह नियम केवल उन मामलों पर लागू होता है जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट पहुंचते हैं। ठीक है। जैसे ही आरोपी कोर्ट में पेश होता है या हाजिर होता है, उस तारीख से 14 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट को हर हाल में ये सारे दस्तावेज आरोपी और पीड़ित दोनों को सौंपने होंगे। निःशुल्क यह सभी कॉपियां बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। पीड़ित को यह कॉपियां तब मिलेगी जब वह कोर्ट में उसका प्रतिनिधित्व उसके वकील मतलब अधिवक्ता द्वारा किया जा रहा हो। नंबर 1 पुलिस रिपोर्ट। नंबर 2 वेतन के अधीन लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट। नंबर 3 धारा 180 की उपधारा 3 के अधीन अभिलिखित उन सभी व्यक्तियों के कथन जिनकी अपने साक्ष्य के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है, उनमें से किसी ऐसे भाग का जो छोड़कर जिनको ऐसे छोड़ने के लिए निवेदन धारा 193 की उपधारा 7 के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कहता है कि जिसे हम बोलचाल की भाषा में चार्जशीट या चालान कहते हैं, जिसमें पुलिस की पूरी जांच का निष्कर्ष होता है। नंबर 2 कहता है प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 173 के तहत जो अपने पहले एफआईआर दर्ज की गई थी उसकी कॉपी। नंबर 3 कहता है कि धारा 180 क्लोज 3 के तहत
पुलिस ने जिन जिन गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिन्हें सरकारी वकील कोर्ट में पेश करना चाहता है, उन सब के बयानों की कॉपी, मतलब इसमें पुलिस द्वारा हटाए जाने के लिए निवेदन किए गए हिस्सों को छोड़ा जा सकता है। ठीक है। नंबर 4, धारा 183 के अधीन लेखबद्ध की गई संशोधित या कथन कोई हो। नंबर 4 कहता है कि अगर केस के दौरान 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी का कोई कबूलनामा या किसी गवाह का बयान दर्ज हुआ था तो उसकी कॉपी। नंबर 5, अन्य दस्तावेज उसका सुसंगत उदाहरण जो धारा 193 की धारा 6 के अधीन पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजी गई है। नंबर 5 कहता है कि कोई भी अन्य कागज, मेडिकल रिपोर्ट, नक्शा या सबूत का हिस्सा जो पुलिस ने धारा 193 क्लोज 3 के तहत अपनी अंतिम रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा है, परंतु मजिस्ट्रेट खंड 3 में निर्दिष्ट कथन के किसी ऐसे भाग का परिशीलन करने और ऐसे निवेदन के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात यह निर्देश दे सकता है कि कथन के उस भाग की या उसके ऐसे प्रभाग की जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे एक प्रतिलिपि अभियुक्त को दे दी जाए। इसमें कहा गया है कि अगर पुलिस अधिकारी ने धारा 193 क्लोज 7 के तहत कोई यह रिक्वेस्ट किया है कि किसी गवाह के बयान का कोई हिस्सा आरोपी को न दिया जाए, मतलब क्योंकि वह केस या किसी की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस के कारणों को देखेगा। अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तभी वह तय करेगा कि उस हिस्से की कॉपी आरोपी को देनी है या नहीं। ठीक है। परंतु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि कोई दस्तावेज विशालकाय है तो वह अभियुक्त और पीड़ित यदि उसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किया गया हो तो उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से पार्टी को दिया जा सकेगा, या यदि निर्देश देगा कि उसे सवे या अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उसका निरीक्षण ही करने दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अगर केस की फाइल या दस्तावेज बहुत ज़्यादा बड़े, मतलब विशालकाय है, जैसे हजारों पत्रों का रिकॉर्ड या बैंक घोटाले के दस्तावेज जिनकी फोटोकॉपी करना व्यवहारिक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के पास 2 वह कॉपियाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे पेन ड्राइव, ईमेल, सीडी से दे सकता है, या फिर वह आरोपी और उसके वकील को दे सकता है कि वह खुद कोर्ट आकर उन दस्तावेजों का निरीक्षण कर ले। ठीक है। परंतु यह भी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उन दस्तावेजों को प्रदाय करने के विचार किए जाएगा जो सम्यक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो भी दस्तावेज कानून के अनुसार सही तरीके से पेश किए गए हैं उन्हें डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देने पर ही प्राथमिकता से विचार किया जाएगा, मतलब ताकि कागज बचे और काम तेजी से हो। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।